स्टूडेंट्स, हमने जैसे किया था, फैराडे ने जो क्लासिफाइड किया था मटेरियल्स को, वो 3 फॉर्म में किया था कि मटेरियल आपके मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं: डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पर ये ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, रीजन क्या है, ओरिजिन क्या है, वो टॉपिक हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले करते हैं ओरिजिन ऑफ डाईमैग्नेटिज्म क्या है, डाईमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। पहले तो डाईमैग्नेटिक बिहेवियर होता क्या है। डायमेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस थे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैग्नेट उन्हें जिन्हें रिपेल करती है, ठीक है, जिन्हें मैग्नेट रिपेल करती है वो डायमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, और जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट करती है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, और जिन्हें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए। मैग्नेटिक फील्ड की वजह एक और इनके अपने मैग्नेटिज्म के बेसिस पे अगर बताएं तो इनका जो मैग्नेटिज्म है वो अपोजिट होता है, या ये कहूँ अट्रैक्शन का जो इनका बिहेवियर होगा, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। उसी तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वीक से स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ मूव करेगा, और फेरोमैग्नेटिक भी सेम ही बिहेव करेगा। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का बिहेव सेम है, बस एक का थोड़ा वीक है, एक का स्ट्रॉन्ग है। डाईमैग्नेटिज्म से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन क्या है इसका। तो पढ़ते हैं क्या है। इन एटम्स ऑफ मटेरियल लाइक बिस्मिथ, आपके पास कॉपर, एंटीमनी, आगे सॉरी ये लेड है पीबी, द मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या लिख रहे हैं, ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट। होता क्या है, हमारे एटम है, एटम के चारों तरफ, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, हम ये पहले कर चुके हैं। करंट लूप, ठीक है, करंट लूप एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता, ठीक है। तो एक एटम एक करंट लूप हो गया, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब मैग्नेट होगा तो उसका एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। उसी तरह के एटम्स होते हैं ये, ठीक है। इनमें क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट। इन सच एटम्स इलेक्ट्रॉन्स अकर इन पेयर विच with one of them revolving clockwise and another is revolving anti clockwise। तो वो एटम है ये, कुल मिला के वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और पेयर के उनका रिवॉल्यूशन जो होता है वो अपोजिट होता है दोनों का। एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में वो हमेशा एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करते हैं, यानी हर एक एटम न्यूट्रल बिहेव करेगा, उनका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब ऐसे ही हम एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो जो स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन है, जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसकी बढ़ेगी स्पीड, तो डेफिनेटली जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उसका अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, यानी इनका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अब उसे रखा है मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कोई एक फिक्स डायरेक्शन होगी, वो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन को फेवर करेगा तो दूसरे के ऑटोमेटिकली अगेंस्ट चला जाएगा। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को फेवर कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, और जिसके अगेंस्ट जा रहा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सपोज पहले दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर था m, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन को उसने फेवर किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ गया, तो उसका बढ़ के हो गया m प्लस डेल एम। दूसरे के अगेंस्ट गया है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा, तो उसका डिक्रीज होके हो गया m माइनस डेल एम, ठीक है। पहले दोनों का इक्वल था तो m से m कैंसिल हो रहा था, यानी m माइनस एम करके 0 हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, m माइनस डेल एम में से m प्लस डेल एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रह क्या जाएगा रिजल्टेंट, -2 डेल एम, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो बचा वो बचा 2 डेल एम। माइनस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बचा हुआ यहाँ पे रिजल्टेंट होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, या कहूँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अगेंस्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है। तो 2 डेल एम में विच इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड,
क्योंकि फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही डेल एम की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए उसके प्रोपोर्शनल होगा, बट पॉइंट्स इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये जो बचा हुआ मैग्नेटिक मूवमेंट है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, जो रिजल्टेंट बच रहा है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, अगेंस्ट हैं, इसलिए ये सब्सटेंस है जो वो रिपेल करते हैं। ठीक है, मैग्नेट इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल करती है। ये होता है ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी उन सब्सटेंस को बिहेवियर उन सब्सटेंस को डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर होता है। डायमैग्नेटिज्म वो शो करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और वो पेयर की जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। अब करते हैं ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो अकॉर्डिंग टू लैंगविन, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल पोसेस ए परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है तो हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसके कारण हर एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या मैक्सिमम 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक एटम में, तो जिसके कारण क्या होगा, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो स्मॉल होगा, इसलिए इनका जो अट्रैक्शन है वो फीबल होता है। या ड्यू टू द नॉन कैंसिलेशन ऑफ स्पेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ सम स्पेशल रीजन, कोई रीजन होगा जिससे स्पिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, क्या रीजन होगा पता नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। हर एटम, ठीक है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करोगा, मैग्नेट एक डाइपोल होता है, हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन का करंट लूप बनता है, यानी एक एटम एक करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी वजह से एक मैग्नेट वो बन गया एक डाइपोल। एक हर एटम एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, उन्हें हम बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल। अब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो इन्हें कोई लीड नहीं कर रहा, कोई भी एटम है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो डाइपोल किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक मूवमेंट कहूँ उसकी डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट एक की साउथ की तरफ है, दूसरे की नॉर्थ की तरफ है, तो वो दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर लेंगे, तो एज ए रिजल्ट जो होल सैंपल भी मैग्नेटिकली न्यूट्रल बिहेव करेगा, उसको कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जब उस सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उस सैंपल को मैं रख रहा हूँ एट लो टेम्परेचर, तो क्या होगा, लो टेम्परेचर क्यों कह रहा हूँ, पहली बात, जो ये रैंडम डायरेक्शंस होती हैं एटम्स की, रैंडमली मूव करते हैं, वो टेम्परेचर के कारण होती हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतना ही ज़्यादा वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। इसलिए लो टेम्परेचर करूँगा तो रैंडम डायरेक्शन में उसकी जो रैंडमली मूव करने की एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन सारे डाइपोल को एक लाइन में अलाइन कर देगा, कि कहीं भी मूव कर रहे थे, जैसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई। अब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई तो इस सैंपल का एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जिसका सपोज यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल हो गया, इस तरह से बिहेव करेगा। एक काम हो गया। दूसरा यहाँ पे पढ़ते हैं, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द टेम्परेचर इज लो इनफ द फील्ड टेंड्स टू अलाइन द एटॉमिक डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फील्ड था उसी डायरेक्शन में इन्हें अलाइन कर लिया, प्रोड्यूसिंग ए वीक मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी नॉट। अब एक डायरेक्शन में हो गया तो सबका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कंबाइन होकर एक मैग्नेटिक मूवमेंट इस सैंपल का बन गया। ये अलाइन हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इनके जो सैंपल का मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। द मटेरियल टेंड्स टू मूव फ्रॉम ए वीक फील्ड रीजन टू ए स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। अब उसकी डायरेक्शन में है तो ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, या ये कहूँ मैग्नेटिक फील्ड इस वाले सैंपल को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी, और ये सैंपल है, दिस इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, इसमें थोड़ा सा कुछ और दिया है। एट वेरी, ये वाला टॉपिक, एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड और एट वेरी लो टेम्परेचर द मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन ऑल द एटम की डाइपोल मूवमेंट्स गेट अलाइंड। जब सारे एक लाइन में हो जाएंगे
तो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा और दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटिज्म वैल्यू MS से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू MS। एक छोटी सी लॉ है यहाँ पे क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ इसी बेसिस पे है आपकी कि लो टेम्परेचर और हाई मैग्नेटिक फील्ड पे जो बिहेव करता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा मैग्नेटाइजेशन पे, वो है। ठीक है, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज कैपिटल M, जो पिछले वीडियो में किया था हमने, ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H बिकॉज द लेटर टेंड्स टू अलाइन द एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। ये इंटेंसिटी H ही है जिसके कारण ये अलाइन होते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी है, तो इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा ये अलाइन होंगे, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जितनी ज़्यादा अलाइन होंगे उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इनका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, और रैंडम मोशन बढ़ने से मैग्नेटाइजिंग मोमेंट इनका कम हो जाएगा। लेटर टेंड्स टू अपोज द अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, फिर अलाइन नहीं हो पाएंगे। तो आपके पास क्या हुआ, जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है M, वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल टू H/T लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमेशा कांस्टेंट यूज होता है, यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया है C, विच इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, ये क्यूरी कांस्टेंट हो गया, इसे क्यूरी कांस्टेंट ही कहेंगे, क्यूरी टेम्परेचर आगे यूज होगा क्योंकि। तो M इज इक्वल टू C इंटू H/T हो गया। अब यहाँ से H को इसके अपॉन में ले जाऊँ तो M/H इज इक्वल टू C/T हो जाएगा। M/H हमें पता है चाई होता है, चाई M मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है, तो M/H को रिप्लेस कर दिया मैंने चाई M से, दैट इज इक्वल टू C/T। दिस लॉ इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। द रिलेशन कहूँ या लॉ कहूँ, ये क्यूरी लॉ है। दिस लॉ स्टेट्स दैट फार अवे फ्रॉम सैचुरेशन the susceptibility of paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature। कि रेंज से अगर बाहर चले जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यूरी जो है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका ये। ठीक है, चाई यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये है लॉ। अब यहाँ पे सैचुरेशन आया था। सैचुरेशन क्या होता है, जब आपके पास टेम्परेचर लो हो, मैग्नेटिज्म हाई हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें हम, और लो टेम्परेचर पे, तो ऑलमोस्ट सारे जो एटम हैं वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एंड दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू MS। अब लास्ट है आपका ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ओरिजिन लगभग सेम सा ही होगा, पर इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं पहले क्या है, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। वीएस को साइंटिस्ट है, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हिज डोमेन थ्योरी इन द मटेरियल लाइक Fe means iron, nickel, cobalt. The individual atoms are associated with large magnetic moments. The magnetic moments of neighboring atoms interact with each other and align themselves spontaneously in a common direction over macroscopic region। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो जो एटम होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होता है अपना लार्ज थोड़ा सा, हर एटम के पास, तो वो ग्रुप बना लेते हैं। सारे एक जैसे जो एटम है ग्रुप बना के इकट्ठा, और उस ग्रुप को एक बड़ा सा रीजन, जैसे एक रीजन हो गया, पूरा सैंपल है, सैंपल का मान लो इतना कॉर्नर ले लिया मैंने, इस हिस्से में आधा सैंपल ले लिया है, इसके सारे एटम्स एक डायरेक्शन में उनका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो एक ग्रुप बन गया एक छोटा सा, दिस ग्रुप। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ सैंपल इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, ईच डोमेन हैज ए टिपिकल साइज ऑफ अबाउट 1 mm का डोमेन का साइज होगा हर डोमेन का, पर 1 mm में जो एटम्स होंगे वो लगभग 10⁻11 एटम, यानी लगभग 10⁻11 एटम, ये करोड़ों अरबों एटम इकट्ठे एक जैसे ग्रुप बनाएंगे। तो ये पूरा जो सैंपल है, ठीक है, ये छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, जिनमें एरो खिंच रही, एक डोमेन ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे डोमेन, और हर डोमेन के जितनी एटम है उन सबका मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में। तो सारे डोमेन का अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो इस डोमेन का अलग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका अलग। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ये सारे डोमेन भी
आपके अल्टरनेट किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। रैंडमली किसी भी डायरेक्शन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जैसे इसका ऊपर है, इसका साइड में हो गया, इसका नीचे हो गया, तो पूरे सैंपल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड दीज डोमेन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, सो दैट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। सैंपल का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, लेकिन जब इस सैंपल को, इस पूरे सैंपल को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे तो दो रीजन हो सकते हैं। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्मॉल है, वो थोड़ा वीक है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, when the external magnetic field is big the domains align the direction b grow in size। जैसे ये डोमेन था, ठीक है, मैंने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो इनका साइज बढ़ता चला जाएगा जो उसकी डायरेक्शन में अलाइन है, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो ऐसा सैंपल बन जाएगा। जो उसकी डायरेक्शन में थे, मान लो ये था ओरिजिनल, ठीक है, इसमें 4 डोमेन दिखाएं, एक लेफ्ट, दूसरा नीचे की तरफ, तीसरा राइट की तरफ, सॉरी ये राइट, ये लेफ्ट, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो मैंने राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल, पर वीक है, तो ऊपर वाला है जो उसके अलाइन है, उसके डायरेक्शन में, उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, बाकी का साइज घटता चला जाएगा। तो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा आप सैंपल का, ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं अप्लाई करता हूँ एक्सटर्नली, तो जो यहाँ पे बाकी सारे डोमेन हैं वो रोटेट करके इसी के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये था दूसरा तरीका। व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज स्ट्रॉन्ग द डोमेन रोटेट टिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये तो होगा, स्ट्रॉन्ग है तो इसकी डायरेक्शन में अलाइन है, वो इसका साइज बढ़ेगा, बाकी का घटेगा। अगर लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो रोटेट होना शुरू कर जाते हैं डोमेन, और तब तक रोटेट होते हैं जबकि उसकी डायरेक्शन में अलाइन ना हो जाए सारे के सारे। ये हो गया आपके पास इस तरह से। अब इसमें हर डोमेन का एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, तो रिजल्ट जो आएगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा आपके पास, यानी ये मैग्नेट द्वारा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं इस तरह से। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी ऐसा ही था, पर उसमें इंडिविजुअल एटम्स थे, यहाँ पे डोमेन बने हुए हैं, इतना फ़र्क है। अब इसमें क्यूरी लॉ को मॉडिफाइड किया है, तो क्यूरी लॉ मॉडिफाइड किया है, टेम्परेचर को मॉडिफाइड के टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी, तो इसमें भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी, थोड़ा सा चेंज। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सैंपल इज हीटेड इट्स मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ रैंडमाइजेशन ऑफ इट्स डोमेन। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसमें डोमेन नहीं टूटता है, डोमेन पूरा का पूरा रैंडम मूव करेगा, एक डोमेन ऊपर चला जाएगा, दूसरा नीचे चलेगा, सारा डोमेन एक साथ शिफ्ट होता है। At the sufficient high temperature, the domain structure disintegrates and the ferromagnetic substance become paramagnetic। आपने गर्म किया तो सारा डोमेन हिलना शुरू होगा, पर एक फिक्स टेम्परेचर, एक काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जाके, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डोमेन टूट जाएगा फिर। और अगर डोमेन टूट गया तो एक सब्सटेंस क्या रह गया, अभी ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन गया। हर इलेक्ट्रॉन या हर एटम कहूँगा मैं, हर एटॉमिक डाइपोल अब आज़ाद हो गया, तो वो अलग अलग मूव कर रहा है, तो फिर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे क्यूरी लॉ फॉलो होती थी वैसे फॉलो होगी, पर कब बिहेव करेगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे डोमेन टूटेगा, और वो टेम्परेचर जिस पे डोमेन टूटता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट। तो ये है आपके पास, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। क्यूरी लॉ आपके पास वही थी, चाई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी, यहाँ पे भी चाई एम इज इक्वल टू सी डैश अपॉन टी कह दूंगा मैं, पर टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर के बाद पैरामैग्नेटिक बन जाए, तो वो टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसे क्या किया, ये ऐसे लिख दिया, चाई एम इज इक्वल टू सी, वही क्यूरी कॉन्स्टेंट, अपॉन में क्या लिखा है, टी माइनस टी सी, ये टी सी इज क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के बाद पैरामैग्नेटिक बिहेव कर रहा है, तो टोटल टेम्परेचर में से वो टी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद बिहेव करेगा एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसे क्यूरी वीएस लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्यूरी की लॉ है, वीएस ने मॉडिफाइड किया है, तो इसलिए क्यूरी वीएस लॉ, ठीक है। तो इस तरह से बिहेव करेगा,
इस TC टेम्परेचर से पहले ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और TC टेम्परेचर के बाद यानी क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये बिहेव कर रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। TC कौन सा टेम्परेचर है? जिस टेम्परेचर पे डोमेन टूट जाता है, डोमेन डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डोमेन टूटने के बाद एक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। तो ये थे आपके पास, ये ओरिजिन है किस तरह से आपका बिहेव कर रहा है कोई सब्सटेंस, ठीक है। जो 3 तरह के आपके सब्सटेंस थे उनका रीजन है, ओरिजिन दिया है उनका। उसके बाद यहाँ पे 3 टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ये प्रॉपर्टीज बहुत सारी एक्सप्लेन हो गई हैं, बाकी आप पढ़ लोगे इसमें, ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ कर लेना, और इस प्रॉपर्टीज़ का एक टेबल भी दिया हुआ है बुक में, ये वाला टेबल। ये टेबल आप एक बार देख सकते हो, इससे इजीली थोड़ा एक्सप्लेन होता है टेबल, ठीक है। यहाँ से कंपैरिजन हो जाता है एक साथ टेबल में से सबको प्रॉपर्टीज़ का। तो उसके बाद हम करेंगे हिस्टेरेसिस, अगला टॉपिक होगा, ये 19 चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी होगा हिस्टेरेसिस, वो अगली वीडियो के लिए।